नमस्कार मित्रों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी अकादमी में। विद्यार्थियों, मित्रों, हम सभी जो है ये प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, घटना चक्र से कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट की जो संख्या है ये है 52। ठीक है, इसके पहले 51 तक हो चुकी है, जिनमें हम लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास, है ना, हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास चारों कालखंडों को देखा है। उसके बाद फिर आधुनिक काल को संपूर्ण भागों में, जितने भागों में विभाजित किया गया है, पूरा टोटल हम लोगों ने डीपली से पढ़ा है। इसके बाद जो है हम सभी फिर करने लगे हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य साहित्य में हम लोगों ने इनकी गद्य की जो विधाएं हैं, निबंध हो गया, नाटक हो गया, कहानी हो गया, इतना पढ़ कर लिया है हम लोगों ने। अब जो है हम सभी उपन्यास कर रहे हैं, और उपन्यास में ये 106 नंबर का प्रश्न है हमारा। इसके पहले 105 प्रश्न उपन्यास से संबंधित हो चुके हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, और जिनकी आने की संभावना भी है कि वो किसी न किसी परीक्षा में वो जरूर पूछे जाएंगे। जो भी विद्यार्थी, जो भी हमारे मित्रगण हिंदी साहित्य से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कहने का मतलब जो सामान्य हिंदी से भी प्रश्न जिन परीक्षाओं में बनते हैं, अगर आपको सामान्य हिंदी की प्रैक्टिस सेट करनी है या क्लास करना है डीपली, तो आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको RO बता ही दें आज कि RO इस चैनल के माध्यम से आपको RO जो भी मित्र हमारे समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को यहाँ विधिवत डीपली गहराई से अध्ययन किया जाता है। पहले मूल पुस्तकों से हम सभी टॉपिक को पढ़ते हैं, जैसे कि सामान्य हिंदी समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हम सभी उनको मूल पुस्तक से एक टॉपिक को देखते हैं। उसके बाद वो टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद हम सभी जो है आदित्य पब्लिकेशन से उसे देखते हैं, फिर घटना चक्र से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। इस प्रकार से 3 प्रकरण में करके हम लोग अध्ययन करते हैं। तो कोई भी चीज़, कोई भी शब्द जो है वो हमारे लिए बहुत ही सरल हो जाता है, इजी हो जाता है। हमें बार बार रटने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप जो है याद हो जाता है, और हम सभी को वो पता भी नहीं चलता है, मेहनत भी बहुत नहीं करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें भी RO की जो परीक्षा है, इसमें भी हम सभी जो है तीसरा टॉपिक है हमारा, हम लोगों ने विलोम को पढ़ लिया है। किसे कंप्लीट किया है? विलोम को कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। विलोम शब्द का अध्ययन कर लिया है हम लोगों ने, इसकी प्रैक्टिस सेट भी कर ली है। इसके बाद जो है वाक्यांशों के लिए एक शब्द वाक्यांश को भी हम लोगों ने देख लिया है ना। फिर अब तीसरा टॉपिक है इसका तत्सम एवं तद्भव शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द को देख रहे हैं। और इसके साथ साथ हम सभी जो है हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित जो भी जानकारी आप लेना चाहें, आप इस चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। यह क्लास जो है बिल्कुल निःशुल्क है, वो चाहे हिंदी गद्य साहित्य से संबंधित हो, चाहे हिंदी व्याकरण से संबंधित हो, और काव्यशास्त्र और संस्कृत साहित्य भी जो है इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। कहने का मतलब संपूर्ण सिलेबस आप इससे कवर कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम सभी जो है प्रश्न को करते हैं। प्रश्न संख्या है हमारा 106। 105 प्रश्नों को हम लोगों ने पहले कर लिया है। 106 नंबर का जो प्रश्न है, प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों को रचना वर्ष के सिलसिलेवार क्रम में सजाइए। रचना वर्ष मतलब जो उपन्यास है, इनके रचना वर्ष को हमको क्रम से देखना है। तो हम सभी देखते हैं, सबसे पहले क्या है? गबन है। गबन क्या है? 1931 में है। कब है? 1931 में। गबन 1931 में है, इसके सामने ये लिख देते हैं। और गोदान क्या है? 36 में है, यानी कि 1936 में गोदान हो गया, है ना। और इसके बाद है सेवा सदन। तीसरा क्या है? सेवा सदन है। तो सेवा सदन तो जो है 18 में है, कहने का मतलब 1918 में है। का खा गा 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। तो हम सबसे पहले इसे कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा? सेवा सदन आएगा। सबसे पहले हम इस गा को रखते हैं। 18 में है क्योंकि 1918 में है। फिर इसके बाद आ जाएगा का, आ जाएगा क्योंकि गबन 31 में है, और 31 के बाद 36 आता है, अब हो जाएगा खा। तो हम देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। का और गा, खा, का और खा,
गा का खा हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बी में गा का और खा मिल रहा है तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, हाँ बी राइट आंसर हमारा बी है। प्रेमचंद्र ने कुल 11 उपन्यास लिखे हैं जो इस प्रकार से हैं, इनका क्रम भी देख लेते हैं। सेवा सदन 1918 में है, वरदान 21 में है, प्रेमाश्रय 22 में है, रंगभूमि 25 में है, कायाकल्प 26 में, निर्मला जो है 27 में है। निर्मला 27 में, प्रतिज्ञा 29 में है मतलब 1929, गबन 31 है, कर्मभूमि 32 है, गोदान 36 है। गोदान बहुत पूछा जाता है, इसे भूलना नहीं है, गोदान 36 है। और मंगलसूत्र इनकी अपूर्ण रचना है। मंगलसूत्र क्या है? अपूर्ण रचना है। ठीक है, वरदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो अभी ये प्रश्न हम लोगों ने देखा, वरदान किसका है? वरदान जो है 1921 ईस्वी की रचना है, उपन्यास है 1921 का ईस्वी में रचित उपन्यास है। किसका? प्रेमचंद्र का है। तो करेक्ट आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। अब इसमें हम देखते हैं इसमें जो है हम सभी को सही विकल्प चुनना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेमाश्रय, प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम क्या है? 22 है। प्रेमाश्रम क्या है? 22 है। तो हम सबसे पहले ये 22 हो गया। कर्मभूमि देख लेते हैं, कर्मभूमि जो है 32 है, और गोदान क्या है? 36 है, और गबन क्या है? 31 है। गबन क्या है? 31 है। तो हम सभी पहले इनकी डेट को लिख लिए। अब हम देखते हैं प्रेमाश्रम, प्रेमाश्रम जो है कब की है? ये जो प्रेमाश्रम है ये जो है 22 की है ना, ये 22 है। ये क्या है? 22 है। 22, 32, 36 और 31, तो 22 हो गया, 32 हो गया। तो सबसे पहले हम प्रेमाश्रय देखेंगे, 22 देखेंगे, प्रेमाश्रय देखेंगे पहले, सबसे पहले। फिर इसके बाद हम क्या रखेंगे? 22 के बाद फिर हम 31 रखेंगे, यानी कि गबन। पहले ये प्रेमाश्रम हो गया, फिर दूसरा जो है गबन हो गया। दूसरा क्या हो गया? गबन हो गया। फिर तीसरा है हमारा कर्मभूमि हो गया। क्या हो गया? कर्मभूमि, क्योंकि 32 है कर्मभूमि, है ना। कर्मभूमि क्या है? 32 है, तो 32 हो गया। अब गोदान सबसे लास्ट में आएगा, तो किस में है गोदान? ऐसे भी देख लेते हैं, गोदान सबसे लास्ट में है, 36 है गोदान, तो इसमें है। ठीक है, हाँ 2 में है गोदान, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये तो क्रम हो गया, ये दोनों ऐसे ही कट गए, इसको निकाल देते हैं। अब हम देखते हैं प्रेमाश्रय के बाद गबन आना चाहिए। प्रेमाश्रय के बाद गबन है ना, क्योंकि प्रेमाश्रम 22 है प्रेमाश्रम, और गबन क्या है? 31 है। 22, 31, 32, 36, तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है, ऑप्शन ए है 1916, और बी है 1918, सी है 1920 और डी है 1915। ये केबीएस प्रयोक्ता परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, और 9 नंबर का 109 नंबर का प्रश्न है। सेवा सदन 18, सेवा सदन 18, इस तरह से आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, याद हो जाएगा। सेवा सदन 18 यानी कि 1918, इतना ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं, 110। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। मंगलसूत्र जो है ये प्रेमचंद्र जी का अपूर्ण या अधूरा उपन्यास है। 110 नंबर का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है, 111 नंबर, इनमें निम्न में से प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है? निम्न में से प्रेमचंद्र का कौन सा उपन्यास अधूरा है? तो अभी हम लोगों ने कई बार इसे पढ़ लिया, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि आगे भी बढ़ना है। मंगलसूत्र क्या है? करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। मंगलसूत्र अपूर्ण है, किसका है? प्रेमचंद्र जी का है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है ना? तो से ऑप्शन ए है गोदान, बी है सेवा सदन, और सी है कर्मभूमि। तो ये सभी है, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा भी है ना, और पहले से भी परिचित है इन सभी से। और शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी नहीं है। शेखर एक जीवनी किसका है? शेखर एक जीवनी अज्ञे की है ना, तो डी ऑप्शन है। अब ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये चर्चित रचना है। शेखर एक जीवनी अज्ञे का उपन्यास है। शेष उपन्यास प्रेमचंद्र के हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इनमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। कैसा है? रोमांटिक उपन्यास है। शेखर एक जीवनी किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं। 113 नंबर का जो प्रश्न है, प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक है। ऑप्शन ए है नागार्जुन, बी है रेणु, सी है प्रेमचंद्र, डी है यशपाल। तो प्रतिज्ञा उपन्यास के जो लेखक हैं ये है प्रेमचंद्र। किसका है? प्रेमचंद्र की रचना है।
प्रेमचंद्र जी का उपन्यास है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र हैं। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। किनका? विधवाओं और अछूतों का। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद्र ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा है। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम देखने को मिलता है। निर्मला में किसका है? दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह की चर्चा किसमें की गई है? निर्मला में की गई है। ठीक है, और ये किसका है? प्रेमचंद्र का है। आगे देखते हैं, हमारा अगला जो प्रश्न है इसे देखते हैं। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं। वीरांगना ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, बी है रामनरेश त्रिपाठी, सी है जगन्नाथ, डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो 114 नंबर का जो प्रश्न है ये है त्रिपाठी जी का है। वीरांगना उपन्यास किसका है? त्रिपाठी, यानी कि राम नरेश त्रिपाठी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। राम नरेश त्रिपाठी करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब वीरांगना के बारे में कुछ तथ्य हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं हम। ये किसकी कृति है? राम नरेश त्रिपाठी जी की है। वीरांगना उपन्यास किसका है? राम नरेश त्रिपाठी का है। अब हम इनके तथ्यों को देख लेते हैं। आगे है, वीरांगना उपन्यास के लेखक त्रिपाठी जी हैं। त्रिपाठी जी सिद्धहस्त साहित्यकार थे। इनको प्रशासक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियां इस प्रकार हैं। मुक्तक, मारवाड़ी मनोरंजन है, आर्य संगीत शतक, कविता विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, काव्य मिलन, पथिक स्वप्न, कहानी, तरकस, आँखों देखी कहानियाँ, उपन्यास बीरबाला, मारवाड़ी और पिशाचनी, सुभद्रा और लक्ष्मी, नाटक जयंत, प्रेमलोक और वफाती चाचा अजनबी, है ना, पैसा परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन तथा व्यंग है इनकी दिमागी अय्याशी, स्वप्नों के चित्र। ये दोनों क्या है? व्यंग है। किसके बारे में अभी हम सब पढ़ रहे थे? तो त्रिपाठी जी। त्रिपाठी यानी कि त्रिपाठी से हम रामनरेश त्रिपाठी को जानेंगे। ठीक है, भागवंती उपन्यास के रचयिता है। ऑप्शन ए है सुदर्शन, बी है ज्ञानेंद्र, सी है राम वृक्षवेणीपुरी, डी है अज्ञे। तो 115 नंबर का जो प्रश्न है हमारा ये हो जाएगा सुदर्शन। क्या होगा? सुदर्शन। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सुदर्शन हो जाएगा। भागवंती किसका है? सुदर्शन का है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, भागवंती रचयिता के उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। इनका पूरा नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। सुदर्शन का पूरा नाम अगर पूछा जाए तो पंडित बद्रीनाथ भट्ट। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 116, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? पूछा गया है, नहीं है ना। काशी का 80, ऑप्शन ए कह रहा है, बी कह रहा है गली आगे मूर्ति है, सी है झीनी झीनी बीनी चदरिया, डी है अलग अलग बैतरणी। डी क्या है हमारा? अलग अलग बैतरणी है। तो जो 16 नंबर का प्रश्न है अलग अलग बैतरणी, ये काशी से संबंधित नहीं है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या जो है ये तथ्य हैं कुछ देख लेते हैं। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग बैतरणी आंचलिक उपन्यास है जिसका संबंध करैता गांव से है। किससे है? करैता गांव से। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध किससे है? काशी से है। गली आगे मूर्ति है शिव प्रसाद सिंह की कृति है। इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के घर का पता बताया गया है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह की है। यह उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर के लिखा गया है। तो जो ये है शिव प्रसाद अलग अलग बैतरणी है, ये जो है इसका संबंध करहता गांव से है। ठीक है, आगे देखते हैं। शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचना है इन्हें वैश्वानर, नीला चांद, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, शैलूस, मंजूसिमा, औरत, अंधकूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, अमृता, मानसी गंगा, किस किस को नमन करूं। इंपॉर्टेंट है, उत्तर योगी, ये भी पूछा जाता है, प्रश्न आता है परीक्षा में। 117 नंबर का प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, बी है छंदोग्य उपनिषद, सी है याज्ञवल्क्य उपनिषद, डी है बृहद्रणायक उपनिषद। ठीक है, यह डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में प्रश्न बना था। और 117 नंबर का जो प्रश्न है इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं जिससे ये प्रश्न हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाए। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाम दास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है? तो वो है छंदोग्य उपनिषद। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा।
ठीक है, 118 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। इनसे कुछ संबंधित तथ्य हैं, इन्हें पढ़ लेते हैं। अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है। इसे रैक को आख्यान भी कहा जाता है, ये प्रश्न बन सकता है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती हुई एक ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही साथ उपनिषदों की व्याख्या समझाने का प्रयास, मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के मानसिक द्वंद्व व उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषताएं व उपलब्धियां हैं। इस उपन्यास में परिलक्षित लेखक का उपनिषद ज्ञान व मानवीय मनोभावों को समझने की क्षमता व उनको अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छंदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है। इनके अन्य उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्नवा आदि हैं। ये जो उपन्यास हैं इनके बहुत इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके जितने उपन्यास हैं इन्हें पढ़ना हम सभी को बहुत जरूरी है। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है। प्रश्न संख्या 118 है हमारा। अनामदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक को बताना है, जिसमें ऑप्शन ए है वृंदावन लाल वर्मा, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है अमृतलाल नागर, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अनामदास का पोथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 119 है। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है? ऑप्शन ए है अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, बी है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा, सी है झूठा सच, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, डी है सोमनाथ, धर्मपुत्र, वयम रक्षामा, आत्मदाह। है ना, तो हमें बताना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्रलेख। ठीक है, ये है 119 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 120 नंबर। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है? ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है हजारी प्रसाद, सी है रामचंद्र शुक्ल, डी है नगेंद्र। तो बाणभट्ट की आत्मकथा प्रश्न संख्या 120, इसका करेक्ट जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक नाटक है, एक आत्मकथा है, एक जीवनी है, डी ऑप्शन है हमारा, एक उपन्यास है। हमें बताना है प्रश्न संख्या 21, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक उपन्यास है। ठीक है, और 122 नंबर का जो प्रश्न है हम सभी इससे देखेंगे। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है, फिर से वही क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे हम सभी। ये जो है हो गया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक कहानी है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है एक उपन्यास है, ऑप्शन सी है एक आत्मकथा है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक क्या है? उपन्यास है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चारुचंद्रलेख के उपन्यास है, ऑप्शन ए है महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी है भगवती चरण वर्मा, सी है वृंदावन लाल वर्मा, डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चारुचंद्रलेख 124 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारुचंद्रलेख के उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? चारुचंद्रलेख किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पुनर्नवा किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये सभी इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को रैक को आख्यान भी कहा जाता है? अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था, जो है ध्यान दीजिए आप सभी, कौन है आंसर बताने की कोशिश कीजिए। बाणभट्ट की आत्मकथा ऑप्शन ए है, बी है चारुचंद्रलेख, सी है पुनर्नवा, डी है अनामदास का पोथा। ये तो सभी ये जो है किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही उपन्यास है, लेकिन किस उपन्यास को रैक आख्यान कहा गया है ना। 125 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अनामदास का पोथा। क्या हो जाएगा? अनामदास का पोथा, यानी कि करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? ऑप्शन ए सांस्कृतिक मिथ की, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, सी है प्रयोगवादी, डी है प्रगतिवादी। तो 126 नंबर का जो प्रश्न है ये है सांस्कृतिक मिथ की, सांस्कृतिक मिथ की हो जाएगा। ठीक है, द्विवेदी सांस्कृतिक मिथ की विचारधारा के उपन्यासकार थे। इनकी झलक बाणभट्ट की आत्मकथा का महावरह में बेहद सशक्त मिथ की प्रस्तुति मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि मिथक तत्व वस्तुतः भाषा का पूरक है, सारी भाषा ही इसके बल पर खड़ी है। साहित्य में मिथक अनंत अनुभवों का विश्लेषण है, साहित्य में जो मिथक है वो अनंत अनुभवों का विश्लेषण है। 127 नंबर का जो प्रश्न है, भट्टिनी किस उपन्यास की नायिका है? ये प्रश्न बनता है और बना भी है, ये देखते हैं हम सभी किस में बना है। ये 2012 में बना है, आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2012। तो भट्टिनी किसका है? भट्टिनी से बाणभट्ट, जान ही रहे हैं बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी नायिका है? बाणभट्ट की आत्मकथा, करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, अब 128 नंबर के प्रश्न को हम देखते हैं। 128
हजारी प्रसाद द्विवेदी की औपन्यासिक कृति बाणभट्ट की आत्मकथा में प्रधान पात्र बाण है। प्रधान पात्र क्या है? बाण है। और उपन्यास में भट्टिनी निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र हैं। प्रमुख स्त्री पात्र हैं कौन? भट्टिनी और निपुणिका, ये ये प्रमुख स्त्री पात्र हैं। ठीक है, और प्रधान पात्र क्या है? बाण। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 128 हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम बताना है। जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो हम सभी इन्हें देखते हैं। ये 128 नंबर का जो प्रश्न है इसे देखते हैं। तो अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा ये जो है 73 में है। किसमें है? 73, यानी कि 1973 लिख देती हूँ। अनाम दास का पोथा 1973 का है। और पुनर्रवा जो है 1973, पुनर्रवा और अनाम दास का पोथा ये भी दोनों 73 में है। ये भी क्या है? 73 है, 73। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा हम देखते हैं तो ये है 43 में है। ये क्या है? 43 में है, यानी कि 1943 में है। और चार चंद्रलेख जो है 63 में है। किस में है? 63 में है। तो हम सभी को अगर क्रम से लगाना है तो हम सभी कैसे करेंगे? तो हम सभी सबसे पहले करेंगे जो सबसे कम में है। कौन है सबसे कम में इसमें? 73, 43 और 63 है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा को हम पहले लेंगे। पहले हम बाणभट्ट की आत्मकथा को ले लिए। इसके बाद जो है 63 को ले लिए। 1963 में चार चंद्रलेख है, चार चंद्रलेख को ले लिए। फिर हम लेंगे पुनर्रवा लेंगे 1973, फिर अनाम दास का पोथा 1973। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सभी हम सभी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं 1929 ईस्वी में पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए है तरुण तपस्विनी, बी है रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, सी है राजकुमारी, डी है भोजपुर का ठग। तो पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा नहीं है। 129 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है भोजपुर का ठग। क्या है? भोजपुर का ठग, ये नहीं है। तरुण तपस्विनी, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल, राजकुमारी, ये तीनों किशोरीलाल के हैं और ये भोजपुर का ठग नहीं है। ये क्या है? गोपाल राम गहमरी का है। ये किसका है? गहमरी का है। गहमरी, गहमरी मतलब गोपाल राम गहमरी का है। ये तथ्य हम सभी पढ़ लेते हैं और कई क्वेश्चन हम लोगों के इसमें स्पष्ट हो जाएंगे। भोजपुर का ठग पंडित किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं है, बल्कि गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। उनमें कुछ उपन्यास त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम, कुसुम कुमारी, प्रणयनी परिणय, लवंग लता व या आदर्श वाला इंपॉर्टेंट है, सुख सरवरी, लीलावती, प्रेममयी, राजकुमारी, तारा, चपला, नव्य समाज चित्र, कनक, कुसुम या मस्तानी, तरुण तपस्विनी या कुटीर वासनी, लखनऊ की कब्र या शाही महल सराय इंपॉर्टेंट है, रजिया बेगम या रंगमहल में हलाहल इंपॉर्टेंट है, इंदुमती या वन विहंगिनी, मालती माधव या मदन मोहनी। ठीक है, इस प्रकार से हम लोगों ने इतनी जानकारी इकट्ठा की। लवंगलता किस विधा की रचना है? ऑप्शन है उपन्यास, बी है नाटक, सी है प्रहसन, डी है कहानी। 130 नंबर का जो प्रश्न है, लवंगलता क्या है? उपन्यास है। लवंगलता क्या है? उपन्यास है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। लवंगलता उपन्यास है, और किसका उपन्यास है लवंगलता? किशोरीलाल गोस्वामी का। अभी हम लोगों ने ऊपर ये पढ़ा लवंगलता या आदर्श वाला, किसका पढ़ा है हम लोगों ने? ये देखिए किशोरीलाल गोस्वामी का। आगे देखते हैं हम सभी। प्रश्न संख्या 30 हो गया। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। रजिया बेगम किसकी रचना है? ऑप्शन ए गोपाल राम गहमरी, बी है किशोरीलाल गोस्वामी, सी है श्रद्धा राम फिल्लौरी, है ना, फिल्लौरी लिखा है, फिल्लौरी, डी है प्रसाद। रजिया बेगम किसकी रचना है? रजिया बेगम किसकी रचना है? 131 नंबर का जो प्रश्न है ये है किशोरीलाल गोस्वामी का। रजिया बेगम रंगमहल में हलाहल, है ना, ये जो है किशोरीलाल गोस्वामी की का उपन्यास है। अभी हम लोगों ने पढ़ा और आप चाहे तो जाकर के फिर देख सकते हैं। आगे देखते हैं 132 नंबर का जो प्रश्न है हमारा, प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? ऑप्शन है सामाजिक, बी है ऐतिहासिक, सी है पौराणिक, डी है यथार्थवादी। तो 132 नंबर का जो प्रश्न है ये इरावती जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। कैसा उपन्यास है? ऐतिहासिक है। ये जो है करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इनसे संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं, ये और स्पष्ट हो जाएगा। प्रसाद के दो सामाजिक उपन्यास हैं, कंकाल और तितली।
कंकाल और तितली पर्याप्त चर्चित रहे हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा है जिसका नाम है इरावती, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण क्या हो गया, अधूरा रह गया। इरावती में शुंगकालीन ऐतिहासिक कथावस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया जा रहा था तथा बौद्धकालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति से निश्चय ही यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता, लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कंकाल की कथा केंद्र प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि है। ठीक है, किसकी, कंकाल की। और तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया है। किसमें, तितली में। ठीक है, और काशी, प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन ये सब किस रचना में है, तो कंकाल में। प्रश्न संख्या 33 है, 35 तक हम सभी करेंगे। 33 नंबर का जो प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ऑप्शन ए है मंगलसूत्र, बी है तितली, सी है इरावती, डी है कंकाल। अधूरे उपन्यास के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अधूरे उपन्यास के बारे में पूछा गया है। 33 नंबर का जो प्रश्न है ये क्या है, इरावती है। ये क्या है, इरावती है। आगे देखेंगे, कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है। अच्छा प्रश्न है। कंकाल एक प्रकार से पाप पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को उठाया गया है। गोदान, बी है अमृत और विष, सी है नदी के दीप, डी है चित्रलेखा। ठीक है, तो 134 नंबर का प्रश्न है, ये है चित्रलेखा। क्या है, चित्रलेखा में उठाया गया है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा है। इसके केंद्र में पाप और पुण्य का विषय है। इसमें एक सन्यासी सांसारिकता की ओर अग्रसर होना चाहता है, लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे फटकारती है तथा उसकी खुद की रुचि संन्यास में हो जाती है। चित्रलेखा में महान योगी कुमारगिरि और भोग विलास तथा वासना में लिप्त शासक बीजगुप्त के चरित्र की पारस्परिक तुलना में वर्मा जी अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की नई परिभाषा गढ़ते हैं और अपने शिक्षक के से अंतिम पाठ इस प्रकार सुनते हैं। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है। विवश है, करता नहीं है। विवश है, क्या है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन मात्र है। फिर पाप और पुण्य कैसा। ठीक है, यह किसमें है, चित्रलेखा में है। और चित्रलेखा जो है, ये जो चित्रलेखा उपन्यास है, ये किसका है, भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक प्रचलित उपन्यास है। सर्वाधिक प्रचलित उपन्यास है चित्रलेखा, और इसमें पाप और पुण्य के बारे में बताया गया है। 135 नंबर का जो प्रश्न है, निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है। ऑप्शन ए हीलाचंद जोशी, बी है जैनेन्द्र, सी है अज्ञे, डी है मनोहर श्याम जोशी। 135 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है। 35 नंबर का प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर जो है, हम इसमें ये थोड़ा सा विवादित है, इसे हम देख लेते हैं क्योंकि हीलाचंद जोशी हैं, जैनेन्द्र अज्ञे है ना, तो इसमें देखते हैं कई लोग हैं। दिए गए विकल्पों में हीलाचंद जोशी, जैनेन्द्र तथा अज्ञे तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं, तभी तो हुआ कि कन्फ्यूजन। अतः इस प्रश्न के 3 विकल्प सही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी माना था, मनोहर श्याम जोशी को माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया क्योंकि ये विवादित है, क्योंकि तीनों है प्रश्न ही गलत तरीके से किया गया है ना। 136-37 दो प्रश्न और बचे हैं इस पेज में, ये भी कर लेते हैं। 136 नंबर का जो प्रश्न है, हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। ऑप्शन ए है जैनेन्द्र हीलाचंद जोशी अज्ञे, बी है हीलाचंद जोशी अज्ञे देवराज, सी है जैनेन्द्र अज्ञे देवराज, डी है जैनेन्द्र हीलाचंद जोशी देवराज। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न ये प्रवक्ता परीक्षा 2018 में बना था। हिंदी में किनको मनोविश्लेषणवादी लेखक त्रय है ना, लेखक त्रय, 3 लेखक किनको माना गया है, उनमें कौन कौन से हैं। तो जैनेन्द्र हीलाचंद जोशी और अज्ञे, जैनेन्द्र हीलाचंद जोशी अज्ञे, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। जो है
ये 37 नंबर का प्रश्न है। जहाज का पंछी किस प्रकार का उपन्यास है? ऑप्शन ए है आंचलिक, बी है ऐतिहासिक, सी है सामाजिक, डी है मनोवैज्ञानिक। 37 नंबर का जो प्रश्न है ये है मनोवैज्ञानिक है। जहाज का पंछी कैसा है? मनोवैज्ञानिक। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। जहाज का पंछी एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके लेखक इलाचंद्र जोशी हैं। कौन है? इलाचंद्र जोशी हैं। इस उपन्यास में ऐसे मध्यम वर्गीय नवयुवक के परिस्थिति प्रताड़ित जीवन की कहानी है जो कलकत्ते के विषमता जनित घेरे में फंसकर इधर उधर भटकने को विवश हो जाता है, किंतु उसकी बौद्धिक चेतना उसे रह रह कर नित्य नूतन पथ को अपनाने को प्रेरित करती है। पर्दे की रानी, प्रेत और छाया, सन्यासी, निर्वासित आदि इनके उपन्यास हैं। अगर पूछ लिया जाए कि पर्दे की रानी किसका उपन्यास है तो हम क्या बताएंगे? इलाचंद्र जोशी। प्रेत और छाया इलाचंद्र जोशी। सन्यासी पूछा जाता है बहुत। निर्वासित आदि ये सभी किसके हैं? इलाचंद्र जोशी के हैं। जहाज का पंछी कैसा है? एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। किसका है? इलाचंद्र जोशी का है। इस प्रकार से 137 तक हम लोगों ने किया है। कहाँ तक किया है? 137 तक किया है। और 138 नंबर से जो है उपन्यास ये प्रैक्टिस जो है हम सभी अगली क्लास में करेंगे। जो भी क्लास अब होगी आगे उसमें करेंगे। और आगे आज ये क्लास यहीं तक है। ये क्लास अगर आपको उपयोगी लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे अगली क्लास आप तक पहुंच जाए। और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के साथ। और साथ ही साथ कमेंट लिखना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव लिखना मत भूलिए, क्योंकि आपके सुझाव का मुझे जो है बेसब्री से इंतज़ार रहता है। और अगर आप चाहें तो इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, व्याकरण को मूल पुस्तक से डीपली अच्छे तरीके से अध्ययन कर सकते हैं और उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित ये चैनल जो है आप सभी के लिए समर्पित है, बिल्कुल निःशुल्क है। आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, एक नए प्रश्न के साथ, एक नए आत्मविश्वास के साथ मिलेंगे, उत्साह के साथ मिलेंगे। और हम सभी इस तरह से जो है प्रैक्टिस सेट को करते रहेंगे और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करते रहेंगे। आज की क्लास यहीं तक है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।